Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 7th and this is a new NCERT book and this book name is Exploring Society, India and Beyond. In this book we are studying chapter number 4, New Beginning, Cities and State. We have already complete explanation in part 1 and part 2. This is part 3. In this video we will discuss all question answer of this chapter. Let us start. Question number 1, what were the important trade routes in ancient India? सबसे जो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स क्या थे एंशियंट इंडिया के टाइम पे? जो ट्रेड रूट्स महत्वपूर्ण ट्रेड रूट्स हुआ करते थे वो कौन कौन से थे उनके बारे में हम समझेंगे। दो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स हुआ करते थे उस समय, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। उत्तरापथ जो था वो उसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरपथ, ठीक है, जो कि कनेक्टेड था नॉर्थ वेस्ट को कनेक्ट करता था वो गंगा प्लेन से। मतलब जो उत्तर पश्चिम वाला इलाका था वो जो गंगा के प्लेन्स के इलाके वाला जो इलाका था उससे जोड़ता था एंड ईस्टर्न इंडिया से भी जोड़ता था। ओके, किससे जोड़ता था? गंगा प्लेन्स से, नॉर्थ वेस्ट को गंगा प्लेन से और ईस्टर्न इंडिया से। ओके, जिसको पूर्वी भारत बोलते हैं ईस्टर्न इंडिया को। ओके, दक्षिणापथ वाला जो रूट था वो किसको जोड़ता था? इट कनेक्ट्स नॉर्दर्न इंडिया टू द सदर्न रीजन्स। ये नॉर्दर्न इंडिया को सदर्न रीजन से जोड़ता था और इसकी वजह से जो है ट्रेड में बहुत ज़्यादा मदद मिलती थी। लोग ट्रैवल करने में, लोगों को बहुत आसानी से लोग जो है ट्रैवल कर पाते थे और कल्चर एक्सचेंज भी होता था क्योंकि लोग जो थे वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में, इसकी वजह से जो है ट्रेड और ट्रैवल जो है ये पॉसिबल हो रहा था। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो हमारे ट्रेडिशंस और कल्चर्स हैं वो भी एक्सचेंज हो रहे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं, वाई वर पोर्ट्स इंपॉर्टेंट इन एंशियंट इंडिया? जो पोर्ट्स मीन्स क्या होता है? बंदरगाह। ओके, और ये क्यों इंपॉर्टेंट थे? प्राचीन समय के प्राचीन जो समय था भारत देश के अंदर, उस समय पोर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट हुआ करते थे? वो इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ करते थे क्योंकि ट्रेड जो है, मोस्टली ट्रेड जो होता था वो पोर्ट्स के ज़रिए ही होता था। जो मेन जो रूट्स होते थे ट्रेड के वो पोर्ट्स ही होते थे। ओके, पोर्ट्स जो हैं वो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट्स पे हुआ करते थे, जिसको हम बोलते हैं पूर्वी तट और पश्चिमी तट पे जो है पोर्ट्स होते थे और ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स माने जाते थे ट्रेड के। ओके, इट वाज अ इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड। ओके, इम्पॉर्टेंट सेंटर माना जाता था ट्रेड का। दे कनेक्टेड इंडिया विद अदर रीजन्स थ्रू सी रूट्स, और ये जो रूट था और भी देशों को भी जोड़ता था। और ये जो पोर्ट्स जो थे इस सी रूट्स के थ्रू ही जो क्या करते थे, रीजन्स को जोड़ते थे। मतलब जो ट्रेड होता था वो सी रूट्स के ज़रिए ही होता था पोर्ट्स पे। ओके, गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड। गुड्स को क्या किया जाता था? चीज़ों को बाहर से मंगाया जाता था और बाहर भेजा जाता था। मेकिंग पोर्ट्स इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट एंड हेल्पिंग सिटीज़ नियर दैम ग्रो एंड प्रॉस्पर। उसी वजह से क्या हो रहा था, जो हम ट्रेड के वजह से क्या हो रहा था, हमारी जो इकोनॉमी थी वो ग्रो हो रही थी, डेवलपमेंट हो रहा था और शहर भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हो रहे थे। ओके, किसकी वजह से? क्योंकि ट्रेड जो हो रहा था ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे जो ट्रेड हो रहा था पोर्ट्स की तरफ, उसके थ्रू। ओके, थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज शिशुपालगढ़? शिशुपालगढ़ क्या होता है? शिशुपालगढ़ जो है ये एक एरिया है जो कि लोकेटेड है नियर प्रेजेंट डे भुवनेश्वर के पास, जो कि सबसे प्राचीन महत्वपूर्ण जो शहर माना जाता था उस टाइम पे। एंड इट वॉज द कैपिटल ऑफ द कलिंगा रीजन, और इसको कैपिटल माना जाता था, शिशुपालगढ़ को कलिंगा रीजन की कैपिटल माना जाता था। द सिटी वॉज फॉलोड अ प्लान स्क्वायर लेआउट, और इस शहर के आसपास आप देखेंगे कि जो इसका जो लेआउट था वो स्क्वायर में था, पूरा स्क्वायर चौकोर बना हुआ था, विद स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन थी और पूरे शहर के आसपास किलेबंदी की गई थी। ठीक है, एंड वाइड स्ट्रीट्स, बहुत चौड़ी सड़कें हुआ करती थी, शोइंग एडवांस अर्बन प्लानिंग। और इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो है लोग जो थे वो एडवांस अर्बन प्लानिंग से रह रहे थे। ठीक है, लोग जो है एडवांस अर्बन प्लानिंग के बारे में, लोगों का जो रहन सहन था वो एडवांस अर्बन प्लानिंग को शो करता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ शिशुपालगढ़? अब जो है हम इसमें विशेषताएं पढ़ेंगे कि शिशुपालगढ़ की विशेषताएं क्या थी। तो शिशुपालगढ़ जो ये जो एरिया था ये भुवनेश्वर के पास लोकेटेड था और सबसे इम्पोर्टेंट एंशिएंट सिटी माना जाता था। इसकी जो विशेषता ये थी कि हैड अ स्ट्रिक्ट स्क्वायर प्लान था। ये जो एरिया था ये स्क्वायर में था, ठीक है, बना हुआ था। स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन वॉल्स थी, मतलब चारों तरफ से जो किलेबंदी की गई थी, ठीक है, बहुत मोटी मोटी दीवारें
में इसकी किलेबंदी कर दी गई थी, चारों तरफ से दीवारों से घेर दिया गया था इस शहर को। गेटवेज हुआ करते थे जो कि बहुत ज़्यादा उसमें ब्रॉड स्ट्रीट हुआ करती थी। दिस डिज़ाइन शोज़ केयरफुल प्लानिंग एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट, और इस डिज़ाइन से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे बहुत ध्यानपूर्वक जो है प्लानिंग की गई होगी जब इस शहर को बनाया गया होगा, और सिक्योरिटी का भी काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट था यहाँ पे, जिसके वो इस तरीके से, और तक इसी वजह से उन्होंने किलेबंदी कर रखी थी जिससे कि बाहर से कोई एनिमीज़ या कोई पावर आके यहाँ पे अटैक ना कर सके। इट रिफ्लेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ वेल ऑर्गेनाइज सिटीज इन एशियंट इंडिया। तो ये चीज़ दर्शाती है कि पहले भी जो प्राचीन समय में जो शहर हुआ करते थे वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप थे, वहाँ पे भी हमें जो है विकास होते हुए दिखाई दे रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड सिटीज़ बिगिन टू इमर्ज इन सदर्न इंडिया। जो सदर्न इंडिया था, जो हमारा साउथ वाला एरिया था जिसको हम बोलते हैं दक्षिण वाला एरिया, वहाँ पे जो शहर थे वो किस तरीके से बन रहे थे। सिटीज़ इन सदर्न इंडिया बिगिन टू इमर्ज अराउंड 400 BC। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जो शहर थे, आप देखेंगे जो शहर थे सदर्न इंडिया के अंदर, वो कब बनने शुरू हो गए थे, 400 BC के अराउंड। हाउएवर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग सजेस्ट दैट सम कमर्शियल एक्टिविटीज़ में हैव स्टार्टेड इवन अर्लियर। लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स मिली हैं, जो पुरातत्वविदों जो खोज की गई खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं, उनसे हमें ये पता चलता है कि उस समय के लोग जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ पहले से स्टार्ट हो गई थी, मे स्टार्ट अर्लियर, पहले भी लोग जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, इंडिकेटिंग ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। और धीरे धीरे जो है जो शहरीकरण जो है इसका विकास हो रहा था। नेम द 3 किंगडम्स दैट इमर्ज इन सदर्न इंडिया। आपको 3 किंगडम्स बताने हैं जो कि सदर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल हुए थे। द 3 इंपॉर्टेंट किंगडम्स वो द चोलास, चेरास और पांड्यास थे। ठीक है, जो कौन कौन से थे, चोलास, चेरास और पांड्यास। दीज किंगडम्स बिकेम पावरफुल इन सदर्न इंडिया। और ये जो किंगडम्स थे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल माने जाते थे सदर्न इंडिया के अंदर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दक्षिण भारत के अंदर। एंड प्ले अ मेजर रोल इन ट्रेड, और इसकी वजह से ट्रेड, कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट का बहुत अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा था। ट्रेड में, कल्चर में और पॉलिटिकल भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा था इन किंगडम्स के अंदर। व्हाट डज द टाइमलाइन फ्रॉम 1900 BC टू 300 BC शो। 1900 BC से अगर हम बात करें 300 BC तक, तो क्या टाइमलाइन हमें शो करती है, क्या बताती है टाइमलाइन। द टाइमलाइन शोज द ट्रांजिशन फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन टू द राइज ऑफ जनपदास एंड लेटर महाजनपदास। आप देखेंगे ये जो टाइमलाइन है ये शो करती है कि, आप देखेंगे टाइमलाइन जो है ये शो कर रही है कि कैसे जो है, आप देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन से शुरुआत हुई, और हड़प्पन सिविलाइजेशन का जब डिक्लाइन हुआ तो जनपदास जो है वो बनने लग गए, छोटे छोटे शहर बनने लगे। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे महाजनपदास बनने लग गए, और उसके वजह से जब महाजनपदास बने तो डेवलपमेंट होने लग गया, सेटलमेंट्स का, लोग बसने लग गए। ठीक है, जहाँ पे विकास होता था वहीं लोग रहना पसंद करते थे, जहाँ पे उनको ऑक्यूपेशंस जो हैं, जहाँ पे भी उनको लाइवलीहुड जो है वो अच्छे से अपने लाइवलीहुड के लिए वो पैसा, मतलब कि जॉब्स कर सके, उन्हें कुछ काम मिल सके, तो वहीं जो है लोग जाके बस गए थे। एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो रहा था क्योंकि जो गंगा प्लेन्स वाला जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल था। ट्रेड एंड फॉर्मेशन ऑफ लार्जर पॉलिटिकल स्टेट, और इस तरीके से आप देखेंगे जो छोटे छोटे शहर थे वो आपस में जाके मर्ज हो गए और एक बड़ा शहर बन गया। वाई वर महाजनपदास कंसंट्रेटेड इन द गंगा प्लेन्स। जो महाजनपदास था वो गंगा प्लेन्स वाले एरियाज़ पे ही क्यों सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहा था, वो इसीलिए दे रहा था क्योंकि महाजनपदास जो था, जो महाजनपदास जो बन रहे थे वो गंगा प्लेन्स के आसपास इसलिए बने थे बिकॉज ऑफ फर्टाइल लैंड, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। जब मिट्टी उपजाऊ होगी तो एग्रीकल्चर जो है वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, और जो प्रोडक्शन भी ग्रो करेगा, डेवलपमेंट होगा। एविलिटी ऑफ वाटर एंड आयरन रिसोर्स, और वहाँ पे बहुत ईजीली जो है आप देखेंगे बहुत ईजीली वहाँ पे जो है आयरन के और वाटर के रिसोर्सेज मिल रहे थे। दीज फैक्टर सपोर्टेड एग्रीकल्चर, और इसी फैक्टर की वजह से जो है एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ हो रहा था, पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा था, लोग वहीं रहना पसंद कर रहे थे बिकॉज दे आर गेटिंग लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ देयर, बिकॉज दे आर गेटिंग ऑक्यूपेशन टू अर्न देयर लाइवलीहुड। ठीक, वो अपने जीवन यापन करने के लिए उनको काम मिल रहा था वहाँ पे। एंड फॉर्मेशन ऑफ पावरफुल स्टेट, इस तरीके से जो है पावरफुल स्टेट्स बनते चले गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रोल ऑफ आयरन इन द ग्रोथ ऑफ स्टेट्स। आयरन जो है उसका क्या रोल है
कैसे उसकी ग्रोथ हुई स्टेट्स के अंदर, उसके बारे में हम समझेंगे। आयरन हेल्प इन मेकिंग बेटर टूल्स, आयरन की मदद से जो है टूल्स, बहुत अच्छे अच्छे टूल्स बनने लगे थे, वेपन्स बनने लग गए थे। और इट इम्प्रूव एग्रीकल्चर बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट, और जब हमारे पास आयरन थे उससे हमने टूल बनाए, तो इसका जो है एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाने लग गया इन टूल्स का। उससे एग्रीकल्चर भी बहुत इंप्रूव हो रहा था, फॉरेस्ट को क्लीन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिल रही थी इन टूल्स के ज़रिए, और इससे क्या हो रहा था, हमारा प्रोडक्शन भी जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा था। इट ऑल्सो स्ट्रेंथन आर्मीज़, और जो आर्मीज़ में जो लोग थे, सोल्जर्स थे, जो मतलब कि शहरों की सुरक्षा करते थे, उनको भी वेपन्स मिल रहे थे। हेल्पिंग किंगडम्स, इस तरीके से आप देखेंगे जो किंगडम्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होते जा रहे थे, मतलब जो छोटे शहर थे वो बड़े शहर बनते जा रहे थे, फिर वो और ज़्यादा एरिया अपने कब्जे में कर लेते थे। इस तरीके से आप देखेंगे कोई भी स्टेट जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता चला जा रहा था। ओके, और किंगडम जो है, इस वजह से किंगडम जो है वो एक्सपेंड हो रहा था। लोग क्या करते थे, लड़ाई झगड़े करके दूसरे एरिया को अपने कब्जे में कर लेते थे, और जितना ज़्यादा वो एरिया अगर अपने कब्जे में करते, उनका जो किंगडम होता था वो और ज़्यादा पावरफुल होता चला जा रहा था। What were the role of iron in the growth of states? We have already studied this question and we will discuss it. Our next question is what were assemblies in जनपदास? Assemblies क्या थी जनपदास के अंदर? ठीक है, जनपदास आपको पता है छोटे छोटे स्टेट्स हुआ करते थे, उनको हम जनपदास बोलते थे। तो उनमें असेंबलीज का क्या रोल था? असेंबलीज लाइक सभा एंड समिति व काउंसिल्स, जो असेंबलीज हुआ करती थी जैसे कि सभा और समिति, उसमें काउंसिल हुआ करती थी, बैठकें होती थी, वे इंपॉर्टेंट मैटर्स वर डिस्कस, जहाँ पे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती थी। दिस इंक्लूड डिसीजन अबाउट गवर्नमेंट, और इसमें जो डिसीजन जो लिए जाते थे वो किसके बेसिस पे लिए जाते थे? इस पे जो डिसीजन लिए जाते थे वो गवर्नेंस पे लिए जाते थे, पॉलिसीज़ पे लिए जाते थे, और सोशल इशूज़ पे भी लिए जाते थे। दिस शो अर्ली डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन एंशिएंट इंडिया। तो हमें ये पता चलता है कि हमारे भारत देश के अंदर प्राचीन समय में भी जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, इस तरीके की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो प्रैक्टिस है वो पहले भी हुआ करती थी प्राचीन समय में जो भारत था उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रोल डिड असेंबलीज प्ले इन गवर्नेंस? असेंबलीज का क्या रोल था गवर्नेंस के अंदर? असेंबलीज एडवाइस रूलर्स एंड डिस्कस इंपॉर्टेंट इश्यूज। असेंबलीज जो होती थी वो रूलर्स जो हुआ करते थे उनको सलाह देती थी, उनसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं उनके बारे में बातचीत करती थी, उनको सुलझाती थी। इन सम केसेस दे कुड इवन रिमूव एन इनकम्पिटेंट रूलर। अगर कोई इनकम्पिटेंट रूलर है, जो रूलर मतलब कि देश के लिए सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसको हटाने की भी पावर हुआ करती थी। दिस शोज दैट रूलर्स वर नॉट ऑलवेज एब्सोल्यूट एंड हैड टू कंसिडर ओपिनियंस ऑफ अदर्स। और ये चीज़ ये बताती है कि रूलर्स जो है वो हमेशा सही नहीं हो सकते, तो उसके लिए हमें दूसरों के ओपिनियंस को भी मानना बहुत ज़रूरी है, लोगों के ओपिनियंस को भी सुनना बहुत ज़रूरी है। तो असेंबली के पास जो है ये रोल असेंबली का हुआ करता था कि अगर कोई इनकम्पिटेंट रूलर है, योग्य नहीं है, वो नहीं सही से काम कर पा रहा, तो उसको हटाने की भी पावर है। ओके, व्हाट इज़ मीन बाय फोर्टिफाइड सिटीज़? फोर्टिफाइड सिटीज़ का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई शहर है, उसके आसपास पूरी बाउंड्री कर दी जाती है, उस पर बड़ी बड़ी दीवारें बना जाती, पूरी किलेबंदी कर दी जाती है, जैसे कि कोई बाहर का एनिमी जो है वहाँ पे आके आक्रमण ना कर सके, उसकी सुरक्षा के लिए, शहर की सुरक्षा के लिए, इसलिए उसको फोर्टिफाई कर दिया जाता है। फोर्टिफाइड सिटीज़ पर प्रोटेक्टेड बाय, अब देखेंगे जो फोर्टिफाइड सिटीज़ है इसको प्रोटेक्ट किया जाता था वॉल्स के थ्रू, गेट्स के थ्रू, और समटाइम्स मोड्स के थ्रू। मतलब जो शहर हुआ करते थे मोटी मोटी दीवारें बना दी जाती थी, किलेबंदी कर दी जाती, इस तरीके से दीवारों को बना के, और ऐसे गेट बनाए जाते थे छोटे छोटे, जैसे कि कोई बाहर से घुस ना सके और कोई सामान ले जा सके। एंड समटाइम्स मोड्स, अब कभी कभी आप देखेंगे जो किलेबंदी कर दी जाती थी उसके आसपास वाला जो एरिया हुआ होता था वहाँ पे गड्ढे बना दिए जाते थे और उनमें पानी भर दिया जाता था कि ताकि कोई बाहर से अगर कोई व्यक्ति आएगा तो वो पहले गड्ढे में गिरेगा। ठीक है, These were built to defend against enemies and to control entry and exit of people and goods। और ये इसीलिए बनाए गए थे कि जो दुश्मन हैं उनसे अपने आप को बचा सकें, उनसे अपनी सुरक्षा कर सकें, और बाहर से कोई भी अगर व्यक्ति आता है, अगर उसकी एंट्री होती है या वो यहाँ से निकल रहा है, लोग निकल रहे हैं या फिर कोई सामान लेके जा रहे हैं, तो ये चीज़ जो है ये इसको कंट्रोल किया जा सके। 13 क्वेश्चन है वाई वर गेटवेज केप्ट नैरो इन 45 सिटीज़? जो 45 सिटीज़ बनी हुई थी उनके अंदर जो दरवाजे होते थे वो बहुत ज़्यादा कम चौड़े क्यों हुआ करते थे और पतले होते थे? गेटवेज वर केप्ट नैरो टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पीपल ऑफ गुड्स, मतलब जिससे कि लोगों का जो मूवमेंट है और गुड्स का जो मूवमेंट है उसको रोका जा सके। गार्ड्स कुड ईजीली
मॉनिटर एंड प्रोटेक्ट द सिटी। गार्ड्स जो थी वो मॉनिटर करते थे, ठीक है, वो रखवाली करते थे, देखते थे और शहर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, प्रिवेंटिंग एनिमीज और अनवांटेड एंट्री से, जिससे कि बाहर से कोई पावर आके वहाँ अटैक ना कर सके, और कोई अनवांटेड एंट्री से कोई ऐसे लोग जो जिन्हें जानते नहीं हैं वो फिर भी घुस रहे हैं, तो उनसे सुरक्षा करने के लिए जो गार्ड्स हुआ करते थे वो वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते थे 45 सिटीज़ के आसपास। ओके, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मोड्स। इसमें पूछा है कि जो मोड्स हुआ बनाए जाते थे, जो 45 सिटीज़ होती थी, वो उनका क्या रोल है, मोड्स क्यों बनाए जाते थे, मोड्स बनाना क्यों महत्वपूर्ण था। मोड्स वर डीप डिचेस फिल विद वाटर। मोड्स क्या होते थे, जैसे मैंने आपको बताया कि गहरे गहरे जो है गड्ढे बना दिए जाते थे, बहुत गहरे गड्ढे बना दिए थे, उसमें बहुत पानी उनको भर दिया जाता था अराउंड सिटीज़ की जो वॉल्स हुआ करती थी उसके आसपास। दे एक्टेड एज एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ डिफेंस, और ये इससे क्या होता था, एक एक्स्ट्रा लेयर माना जाता था सुरक्षा के लिए, जिससे कि बहुत कठिनाई हो, कोई बाहर से व्यक्ति जो अगर घुसता है या दुश्मन घुसता है तो वो आसानी से इसमें से निकल नहीं पाएगा, ठीक है। मेकिंग डिफिकल्ट फॉर एनिमीज टू एंटर द सिटी। शहर के अंदर घुसना बहुत डिफ़िकल्ट था, अगर ये मोड्स बन जाते थे तो आसानी से वो अंदर घुस नहीं पाते थे। व्हाट इज़ द वर्ण जाति सिस्टम। वर्ण जाति सिस्टम क्या था। वर्ण जाति सिस्टम ऑर्गेनाइज सिटी इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। वर्ण जाति सिस्टम जो था, इसने समाज को में ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए थे। ग्रुप्स कैसे बनने शुरू किए थे, वो भी ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, जो लोगों के व्यवसाय हैं, जो लोग जॉब करते हैं उसके बेसिस पे, कि लोगों को बांटना शुरू कर दिया गया था, और उनके सोशल रोल्स बनाते थे कि तुम ये वाला तुम्हारा रोल होगा, तुम्हें ये काम करना होगा। वर्नास वर ब्रॉड कैटेगरीज। जो वर्नास हुआ करते थे वो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हुआ करती थी, जबकि जाति जो होती थी वो छोटे छोटे ग्रुप्स की हुआ करते थे, और वो एक स्पेसिफिक प्रोफेशंस और कस्टम से संबंधित होती थी। जो लोग मतलब कि एक स्पेसिफिक वो अपने प्रोफेशंस होते थे और उनके अपने खुद के रीति रिवाज होते थे, उनको अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप से बांट दिया था, तो उनको जातिस बोला जाता। वर्नास जो होती थी वो ब्रॉड कैटेगरी से होती थी, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती थी। अब हम समझ लेते हैं व्हाट आर जातिस। जातिस क्या होती थी। जातिस क्या होती थी। जातिस जो होती थी वो, आप देखें, जाति जो होती वो सोशल ग्रुप्स हुआ करते थे, सामाजिक समूह बना दिए जाते थे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे और लाइवलीहुड के बेसिस पे बना दिए जाते थे। स्किल्स एंड प्रोफेशंस जो है उनको पास कर दिया जाता था एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और हर जाति के अपने खुद के रीति रिवाज और अपने ट्रेडिशंस हुआ करते थे जिनको वो फॉलो करते थे। व्हाट आर वर्नास। वर्नास क्या था। वर्नास जो है ब्रॉड सोशल कैटेगरीज थी। 4 इसमें कैटेगरीज आती थी। ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्य, शूद्रास। हर कैटेगरीज का, सोशल कैटेगरीज का अपना खुद का रोल होता था, ठीक है। ईच हैड स्पेसिफिक रोल्स लाइक टीचिंग। कुछ लोग पढ़ाते थे, कुछ लोग रूलिंग करते थे, कुछ लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, कुछ लोग सर्विंग करते थे सोसाइटी को। तो सबके अपने अपने जो एक सोशल कैटेगरीज बनाई गई थी वर्नास के, सबके अपने अपने रोल्स हुआ करते थे इसमें। ओके, नेक्स्ट है इसमें वॉज द वर्ण जाति सिस्टम ऑलवेज रिजिड। क्या वर्ण जाति सिस्टम जो था वो हमेशा रिजिड था, बहुत ज़्यादा कठोर था। नो, इन अर्ली टाइम्स इट वॉज मोर फ्लेक्सिबल। जो पुराने समय में हुआ करता था वो बहुत ज़्यादा लचीला था। पीपल को चेंज ऑक्यूपेशन इफ नीडेड। अगर लोगों को जरूरत पड़ती थी तो वो जो व्यवसाय चुनना चाहते हैं, जिस व्यवसाय को वो करना चाहते हैं वो चुन सकते थे। ओवर टाइम स्पेशली लिटरेट बिकम मोर रिजिड। लेकिन समय के अनुसार इसमें बदलाव आता गया, तो जिस आप ऑक्यूपेशन में आप हैं उसी में रहेंगे, और इससे क्या होने लग गया, इनइक्वालिटीज़ होने लगे लोगों के बीच, ठीक है। हाउ डिड इनइक्वालिटी डेवलप इन सोसाइटी। किस तरीके से इनइक्वालिटी जो है वो सोसाइटी में देखने को मिली। इनइक्वालिटी डेवलप एज सम ग्रुप्स गेन मोर वेल्थ, मोर पावर, वेल्थ, स्टेटस देन अदर्स। आप देखेंगे इक्वालिटी कैसे डेवलप होती है, जब कोई भी ग्रुप के पास ज़्यादा पावर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अनदर ग्रुप, उसके पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, उसका स्टेटस अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप्स, तो क्या होता है, इनइक्वालिटीज़ डेवलप हो जाती है। अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। ओवर टाइम रिजेक्ट सोशल डिविजन्स लिमिट अपॉर्चुनिटीज़। और इसके वजह से क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो अपॉर्चुनिटीज़ जो थी लोअर ग्रुप्स को वो बहुत सीमित हो गई थी, और इससे उन लोगों में क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उनके साथ। What is mean by early democratic traditions। क्या होते थे अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस? होते थे वो सिस्टम्स होते थे जिसमें डिसीजंस वो टेकन कलेक्टिवली थ्रू असेंबलीज, जहाँ पे सभा समिति लोग मिलके जो है डिसीजन लेते थे। दिस सिस्टम अलाउ पार्टिसिपेशन ऑफ एल्डर्स। और यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनको भी इस चीज़ में भागीदारी
अपनी भागीदारी दिखाने का मौका मिलता था, और जो रूलर्स होते थे उनकी पावर सीमित होती थी। शोइंग अर्ली फॉर्म ऑफ शेयर गवर्नेंस, और ये दिखाता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को शो करता है। ओके, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन जो होते थे, अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस के बारे में हम समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट वाज उत्तरपथ? उत्तरपथ क्या था? उत्तरपथ जो है इंपॉर्टेंट एंशिएंट ट्रेड रूट हुआ करता था, जो कि कनेक्ट करता था नॉर्थ वेस्ट रीजन्स को इंडियन सब कॉन्टिनेंट से टू द गंगा प्लेन्स एंड ईस्टर्न इंडिया, जिसके बारे में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी समझाया था। इट वॉज वाइडली यूज फॉर ट्रेड, और इसको ट्रेड के लिए और ट्रैवल के लिए और कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल था ये वाला रूट। हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ और कल्चरल एक्सचेंज भी इसकी वजह से पॉसिबल हो रहा था। व्हाट वाज दक्षिणापथ? दक्षिणापथ क्या था? दक्षिणापथ वाज अ मेजर ट्रेड रूट माना जाता था, जो कि कनेक्टिंग करता था नॉर्दर्न इंडिया को सदर्न रीजन्स तक, और इट पास थ्रू इम्पॉर्टेंट सिटीज़ एंड हेल्प इन मूवमेंट ऑफ गुड्स, और ये मदद करता था महत्वपूर्ण सिटीज़ को अगर आपको पास करना है, और लोगों को गुड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने हैं, लोगों को जाना है, उनके आइडियाज़ और स्ट्रेंथन लिंक्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इस तरीके से जो है लोगों के लिंक्स जो थे वो अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में डेवलप हो रहे थे। हाउ डिड ट्रेड रूट्स हेल्प इन ग्रोथ ऑफ सिटीज़? किस तरीके से जो ट्रेड रूट्स थे वो सिटीज़ की डेवलपमेंट को में मदद कर रहे थे। ट्रेड रूट्स कनेक्ट कर रहे थे डिफरेंट रीजन्स को, और वो गुड्स जो है वो अपने अलाउ करते थे, और आइडियाज़ को वो इजीली एक जगह से दूसरे को पहुंच जाते थे। सिटीज़ डेवलप अलॉन्ग दीज रूट्स सेंटर ऑफ ट्रेड और कॉमर्स बन गए थे। ये शहर मर्चेंट, आर्टिजन और ट्रेडर्स यहाँ पे रहने लगे थे, और इसकी वजह से पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही थी। वाई वर एंशियंट सिटीज़ वेल प्लान्ड? जो पुराने शहर हुआ करते थे वो बहुत सही तरीके से प्लांट तरीके से बने हुए होते थे। वो कैसे बने हुए होते थे? एंशियंट सिटीज़ वो वेल प्लान्ड होते थे। उस समय भी आप देखेंगे सेफ्टी, स्मूथ मूवमेंट और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है हुआ करता था। फीचर्स लाइक स्ट्रेट रोड्स होते थे, प्रॉपर लेआउट होता था, फोर्टिफिकेशन होती थी, ड्रेनेज सिस्टम होते थे, जिससे कि रूलर्स और प्लानर्स जो है फोकस कर सके ऑर्गेनाइजेशन पे और प्रोटेक्शंस पे। ओके, व्हाट डज द मैप ऑफ महाजनपदास शो? जो मैप्स है महाजनपदास के, जो कि आपकी बुक में भी है, आप देख सकते हैं, और वो हमें क्या बताता है? वो हमें 16 महाजनपदास के बारे में बताता है, उनके कैपिटल्स के बारे में बताता है। इट हाईलाइट्स हाउ मोस्ट ऑफ देम वर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न प्लेस, और ये चीज़ भी बताता है कि कितने जो महाजनपदास हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स में लोकेटेड हैं, और उनके आसपास आपको नदियाँ देखने को मिलेंगी, और उनके आसपास कितनी इंपॉर्टेंस है ज्योग्राफी की, ठीक है, उसके बारे में भी पता चलता है। वाई डू मैनी एशियंट कैपिटल्स स्टिल एग्जिस्ट टुडे? आज भी आप देखेंगे प्राचीन राजधानी जो है आज भी देखने को मिलती है। मैनी एशियन कैपिटल कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट बिकॉज दे वर स्टेबलाइज्ड इन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। उनको इस ऐसी जगह पे स्टेबलाइज किया गया था जहाँ पे भी आप देखेंगे अच्छे रिसोर्सेज हैं, जैसे पानी, और उनकी वहाँ की जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। ओवर द टाइम दे डेवलप फर्दर, और फिर समय के अनुसार वो और ज़्यादा विकसित होते चले गए, और आप देखेंगे वो मॉडर्न सिटीज़ बन गई अब। What was the role of guards in 45 cities? गार्ड्स का क्या रोल होता था 45 सिटीज़ के लिए, जिसको मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। गार्ड्स जो है वो कंट्रोल करता था एंट्री और एग्जिट जो है गेट से, कि एंट्री कोई व्यक्ति अंदर आ रहा है या कोई बाहर जा रहा है, तो उस चीज़ को वो कंट्रोल करने का काम करता था, जिससे कि सेफ्टी बनी रहे। चेक गुड्स और जो भी सामान आ रहा है, जो भी लोग आ रहे हैं, उनकी पूरी चेकिंग की जाती थी। इस तरीके से शहर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती थी एनिमीज़ से, कोई भी बाहर की जो पावर है उससे, और सस्पिशियस एक्टिविटी है, कोई भी ऐसी कोई एक्टिविटी कर दे जिसमें संदेह रहता है कि हम लोगों को नुकसान ना पहुँचे। व्हाट इज़ मीन बाय कमर्शियल एक्टिविटीज़ का क्या मतलब होता है? कमर्शियल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जिसमें चीज़ों को ख़रीदा बेचा जाता है, जिसको हम ट्रेडिंग ऑफ गुड्स कहते हैं। एंड दीज एक्टिविटीज़ हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ, और जब हम व्यापार करते हैं, चीज़ों को खरीदते बेचते हैं, इससे क्या होता है? हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, हमारा विकास होता है हमारे मार्केट्स का, और हमारी सिटीज़ जो है वो भी डेवलप होती है, और वो सेंटर ऑफ ट्रेड बन जाती है। हाउ डिड ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस द राइज ऑफ महाजनपदास? किस तरीके से जो महाजनपदास आपको देखने को मिलेंगे वो किस तरीके से जिस जगह पे लोकेटेड थे, वो उनकी ज्योग्राफी क्या थी, मतलब वो जहाँ पे भी आप देखेंगे महाजनपदास बन रहे थे, तो वो ज्योग्राफी के बेसिस पे ही बन रहे थे कि वहाँ का जो एरिया वो कैसा है। ज्योग्राफी जो है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रही थी। एज फर्टाइल प्लेन्स थे, रिवर्स से, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी मौजूद थी, रिसोर्सेज उपलब्ध थे, उसकी वजह से एग्रीकल्चर और ट्रेड बढ़ रहा था। रीजन्स विद सच एडवांटेज सॉ द राइज ऑफ पावरफुल स्टेट्स। इस तरीके के रीजन्स थे, इनसे ये फ़ायदा मिल रहा है कि हमारे जो पावरफुल स्टेट हैं वो बढ़ते चले जा रहे थे, और पॉपुलेशन भी बढ़ती चली जा रही थी।
व्हाट वर रैम्पर्ट वॉल? रैम्पर्ट वॉल्स क्या होते हैं? रैम्पर्ट वॉल जो है एक थिक मोटी डिफेंसिव वॉल मानी जाती है जो कि शहर के आसपास होती है। ये प्रोटेक्ट करती है सिटी को अटैक से और फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फोर्टिफिकेशंस मानती है। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ भुवनेश्वर रीजन इन एंशिएंट टाइम्स? क्या इम्पोर्टेंस रही भुवनेश्वर जो रीजन है उसकी प्राचीन समय में? द रीजन नियर प्रेजेंट डे भुवनेश्वर वॉज इम्पॉर्टेंट। जो एरिया था प्रेजेंट डे भुवनेश्वर के अंदर वो ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है बिकॉज ऑफ शिशुपालगढ़। शिशुपालगढ़ की वजह से ए मेजर सिटी था जो कि कैपिटल मानी जाती है कलिंगा की, एंड इट वाज अ सेंटर ऑफ ट्रेड और पॉलिटिकल एक्टिविटी है ये, और विद एडवांस अर्बन प्लानिंग यहाँ पे देखने को मिली थी। व्हाट इज मीन बाय पिलग्रिमेज रूट्स? पिलग्रिमेज रूट्स क्या होते हैं? जिस रास्ते से लोग जो है तीर्थ यात्रा करते हैं। पिलग्रिमेज रूट्स वर पाथ यूज्ड बाय पीपल ट्रेवलिंग टू रिलीजियस प्लेसेस। ये वो रास्ते हुआ करते थे जहाँ से लोग जो हैं रिलीजियस प्लेसेस पे पहुँचते थे। दिस रूट्स हेल्प इन स्प्रेडिंग कल्चर। और फिर इस रास्ते क्या होता था, लोग अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को और आइडियाज़ को अलग अलग रीजन्स में स्प्रेड करते थे। हाउ डिड सोशल ग्रुप्स डिवाइड वर्क इन सोसाइटी? किस तरीके से जो सोशल ग्रुप्स बन रहे थे और उनमें किस तरीके से काम को डिवाइड किया जा रहा था? सोसाइटी को डिवाइड किया गया था ग्रुप्स में से लाइक जातीज एंड वर्नास, और हर ग्रुप जो है अपना अपना रोल प्ले कर रहा था। कोई फार्मिंग करता था, कोई ट्रेडिंग करता था, कोई रूलिंग करता था, कोई टीचिंग का प्रोफेशन अपनाता था। और ये डिवीज़न जो था इससे काम को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल रही थी। और बट उसके लेकिन इससे क्या होता, लोगों में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता, बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिल रहे थे। वाई डिड इनइक्वालिटी इंक्रीज ओवर टाइम? इनइक्वालिटी जो है, असमानता जो है वो क्यों समय के अनुसार बढ़ती चली जा रही थी? इनइक्वालिटी इंक्रीज बिकॉज सोशल डिविजन हो रहा था, सामाजिक विभाजन हो रहा था, और वो बहुत ज़्यादा कठोर था ये, और बहुत ज़्यादा रिजिड था, सही नहीं था। सम ग्रुप्स गेन मोर पावर एंड वेल्थ, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स हुआ करते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा, पावर, सब कुछ आ गए थे। कुछ ऐसे ग्रुप्स होते थे जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी, और इससे उनके बीच में अनफेयर ट्रीटमेंट और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था सोसाइटी के अंदर। व्हाट डू अर्ली सिटीज़ टेल अस अबाउट एंशिएंट इंडिया? जो हमारे पुराने शहर हुआ करते थे, वो जो प्राचीन समय में जो पुराने शहर हुआ करते थे वो हमें क्या बताते हैं? पुराने समय के जो शहर हुआ करते थे उसमें भी हमें एडवांस प्लानिंग देखने को मिलती है। ट्रेड का नेटवर्क था उस टाइम पे, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस थी, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी था उस टाइम पे। कल्चरल एक्सचेंज भी हो रहा था, लोग जो है ट्रेडिशंस और कल्चर्स को एक्सचेंज कर रहे थे। डेवलपमेंट हो रहा था पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे कि किंगडम्स बन रहे थे और रिपब्लिक सिस्टम था, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाँ, व्हाट इज मीन्ड बाय सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया? सेकेंड अर्बनाइजेशन क्या था भारत देश के अंदर, जिसको हम बोलते हैं दूसरा शहरीकरण, जिसके बारे में इस चैप्टर के अंदर में हमने समझा कि जब हरप्पन सिविलाइजेशन का जब डिक्लाइन हो गया था तो वो सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ था, जिसको हम राइज ऑफ महाजनपदास बोलते हैं। द सेकेंड अर्बनाइजेशन रेफर्स टू द न्यू फेस ऑफ सिटी डेवलपमेंट बिगिन इन द फर्स्ट मिलियन BC, मेनली इन द गंगा प्लेन्स के सहारे जो है ये उसके पास शुरुआत हुई थी इसकी, और इससे ग्रोथ, वहाँ पे टाउन्स ग्रोथ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ट्रेड अच्छा हो रहा था, सेटलमेंट्स हो रहे थे जब डिक्लाइन हो गया था हरप्पन सिविलाइजेशन को उसके बाद। एंड कंटिन्यू इन्फ्लुएंस अर्बन लाइफ इन लेटर पीरियड्स, और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था जो अर्बन लाइफ आगे समय तक चलती रही, जो हमारा पीरियड रहा, टाइम पीरियड रहा उसके अंदर। हाउ डू हिस्टोरियंस नो अबाउट अर्ली अर्बन सेंटर्स? जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे, इतिहासकार हुआ करते थे, उन्हें अर्बन सेंटर्स के बारे में, पुराने जो अर्बन सेंटर्स हुआ करते थे उनके बारे में कैसे पता चला? हिस्टोरियंस लर्न अबाउट अर्ली सिटीज़ फ्रॉम टू मेन सोर्सेज। दो सोर्सेज हुआ करते, एक तो आर्कियोलॉजी का एक्सकवेशन हुआ करता था, खुदाई के थ्रू कुछ अवशेष मिले हों, और या फिर एंशिएंट टेक्स्ट के थ्रू, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है उनके थ्रू। एक्सकवेशन रिवील करता है फिजिकल रिमेन्स ऑफ सिटीज़, जो चीज़ खुदाई में मिली है, जबकि लिटरेचर लाइक वैदिक, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट जो है हमें उसमें पूरा वर्णन है कि पहले अर्बन लाइफ कैसी हुआ करती थी, कैसा ट्रेड था, सोसाइटी कैसी थी। ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं अर्ली अर्बन डेवलपमेंट को समझने में। हाउ डिड जनपदास ट्रांसफॉर्म इनटू महाजनपदास? किस तरीके से जो जनपदास जो थे, छोटे जो शहर थे, वो किस तरीके से मर्ज होकर बड़े शहर बनने लग गए थे? जनपदास ग्रू लार्ज ट्रेड नेटवर्क। जनपदास इस तरीके से बढ़ते चले जा रहे थे जैसे कि बहुत बड़ा जो है एक व्यापार का नेटवर्क स्टार्ट किया है, एक्सपेंड होता है और कनेक्टेड करता है रीजन्स को। बाय द 8th और 7th सेंचुरी BC के टाइम के आसपास आप देखेंगे बहुत सारे छोटे शहर जो थे, सिटीज़ जो थी, वो बिगर और मोर पावरफुल स्टेट्स बन गई थी, जिनको महाजनपदास बोला गया था। दीज हैड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम, और यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत ज़्यादा मजबूत था, एंड कंट्रोल लार्जर टेरिटरीज दैन अर्ली जनपदास, और वो बहुत ज़्यादा टेरिटरीज पे कंट्रोल भी कर पा रहा था, जैसे कि पहले अर्ली जनपदास में हुआ करता था।
earlier Janpadas. Okay, thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Okay.